जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो आज डिस्कशन का टॉपिक है वो है सिंगल जीन डिसऑर्डर। सिंगल जीन डिसऑर्डर विद नॉन क्लासिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। नॉन क्लासिकल पैटर्न का क्या मतलब है? जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्लासिकल पैटर्न है। इसमें मेंडेलियन में कुछ जो चीज़ें जो हमने शुरू से देखते आए हैं वो ये है कि जैसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की अगर बात करें, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में उसमें जो मेल थे वो कभी भी कैरियर नहीं होते। मेल पर्सन में एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर भी आएगा ना, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा होता है, तो उसमें वो डिजीज़ हो जाता है, मतलब वो पर्सन उसमें वो डिसऑर्डर हो जाता है। मेल कभी भी कैरियर नहीं होता था। दूसरी चीज़ ये कि फ़ीमेल जो है, फीमेल कैरियर वो कैरियर होती थी, वो कोई डिजीज़ नहीं होती थी, उसको डिसऑर्डर नहीं होता था, सिम्टम्स नहीं होते थे। लेकिन इसमें क्या है, फीमेल कैरियर वो डिजीज़ भी होगी और कैरियर भी है, और जो मेल पर्सन है वो कैरियर भी होंगे, जबकि मेल कैरियर नहीं होता था। इसमें 4 ग्रुप्स में इसकी डिस्कशन है। पहला है कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस की वजह से जो डिसऑर्डर, सबसे फर्स्ट ये है कि डिजीज़ कोज बाय ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस में वो थे जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर मोर देन नॉर्मल रिपीट्स आ रहा है। नॉर्मली किसी पर्सन में रिपीट्स होते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो नंबर एक्सीड कर जाता है तो वो एक जो है ना डिसऑर्डर की तरफ जाता है, या पहले प्री क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी और देन अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, तो इसका मतलब है कि वो क्लिनिकल सिम्टम्स भी शो होंगे। नेक्स्ट इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है डिसऑर्डर्स कॉज बाय द म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन। म्यूटेशन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन में होंगी ये बेसिकली सारी की सारी मैटर्नल होंगी, क्योंकि जो तमाम और मतलब जो ह्यूमन है या सारे ह्यूमन, नॉर्मली हमारे जो सारे सेल्स जो इनहेरिट करते हैं डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मैटर्नल इन ओरिजिन होता है, वो पैटर्नल नहीं होता। पैटर्नल क्योंकि एक तो स्पर्म में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होते भी बहुत कम है, और दूसरी ये कि वो शेड हो जाता है, सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जाता है जो फर्टिलाइजेशन में ओवम से फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट है कि और ये कि ओवम में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिट कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है ना वो मैटर्नल इन ओरिजिन है। डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या होगा कि अगर एक पैटर्नल साइड मींस फादर, जो जीन्स आप इनहेरिट करें फ्रॉम फादर, एंड मैटर्नल जो आप इनहेरिट करें फ्रॉम मदर, जो पैटर्नल लेट से पैटर्नल जेनेटिक कोई डिलीशन आ गई है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कोई लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, लेट से वो क्रोमोसोम नंबर 15 के किसी एलील पे था, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैटर्नल साइड का होगा उसकी ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होगी। इसका मतलब है उसको भी शो नहीं होने दिया जाएगा, एलील फॉर डेट रेट वो भी नहीं शो होगा। इसमें 2 सिंड्रोम्स हैं, एंगलमैन सिंड्रोम और प्रेडर-विलर सिंड्रोम, वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है डिजीज एसोसिएटेड विद गोनाडल मोसैकिज्म। गोनाडल मोसैकिज्म में क्या होता है कि ये गोनाडल मोसैकिज्म में क्या होता है कि गेमेटोजेनेसिस में जो माइटोसिस की म्यूटेशन आती है, उसकी वजह से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म इनहेरिट कर रहा होता है 2 तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, 46 क्रोमोसोम वाला भी, 47 वाला भी, या फिर आइदर ऐसा भी हो सकता है कि वो 45 या फिर 46 क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा हो, मतलब एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कुछ बॉडी सेल्स में नॉर्मल प्रेजेंट होता है, कुछ में एबनॉर्मल होता है। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन में क्या है, इसमें वो डिसऑर्डर हैं जो कि ये पहले भी बात हो गई कि ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस इसमें उसकी एक्सपेंशन हो गई है। उसमें क्या है, इसमें ज़्यादा न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आएंगे, सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होगी, और ये रिपीट्स जो है ना, जो बात याद रखने वाली है, ये रिपीट्स ज़्यादा कंटेन कर रहे होते हैं जी, यानी गुआनिन और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन कर रहे होते हैं। और ये जो रिपीट्स हैं ये कोडिंग रीजन में भी हो सकते हैं, नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए में भी हो सकते हैं। इसी की बेस पे इसके जो है ना डिसऑर्डर्स भी डिफरेंट हैं। जो नॉन कोडिंग रीजन में है उनमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है और फ्रेडरिक एटेक्सिया है और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। जो कोडिंग रीजन के डिसऑर्डर हैं उनमें हंटिंगटन डिसऑर्डर है, स्पाइनोबल्बार मस्कुलर एट्रोफी है, स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया है, और डेंटेटो रूब्रल पैलिडो लॉइजियन एट्रोफी है। कोडिंग रीजन्स होते हैं ना, उनसे कोई प्रोटीन मैसेंजर आरएनए भी नहीं बनता और कोई प्रोटीन भी नहीं बन रही होती, लेकिन जो कोडिंग है ये कोड कर रहे होते हैं मैसेंजर आरएनए के लिए, और इनसे प्रोटीन्स बनती हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग oogenesis, और इसमें जो कोडिंग रीजन की एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में है। पहले फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन बेसिक क्या है कि क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है इसमें वो एक्स क्रोमोसोम है, और जीन जो इन्वॉल्व है वो है एफएमआर जीन। एफएमआर का मतलब है फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन, और जो
सीक्वेंस रिपीट आएगा वो है CGG। फ्रेडरिक एटेक्सिया में जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है वो क्रोमोसोम नंबर 9 है। फ्रिटेक्सियन जीन इन्वॉल्व है और इसमें जो है GAA रिपीट्स हैं। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्रोमोसोम 19 है और DMPK जीन है और CTG रिपीट्स हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, MCQ के लिए एक दफ़ा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कोडिंग रीजन में, इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं हंटिंगटन डिसऑर्डर, उसमें क्रोमोसोम नंबर कोडिंग में सबके लिए कलेक्टिव याद रखा जा सकता है कैग रिपीट्स। कैग रिपीट्स को इस तरह इस निमोनिक से भी याद रखा जा सकता है केज। कैग रिपीट्स या केज से याद रखा जा सकता है। इनमें सब में कैग रिपीट्स ही होते हैं, हंटिंगटन में, स्पाइनोबल्बार में, स्पाइनोसेरेब्रल में, डेंटेटोरुब्रल पैलिडो में, सब में। अब जो हंटिंगटन डिसऑर्डर है उसमें क्रोमोसोम 4 है, HTT जीन इन्वॉल्व है और कैग रिपीट्स हैं अगेन। और इनके जो अदर नेम्स हैं स्पाइनोबल्बार के और स्पाइनोसेरेब्रल के, वो भी याद रखने हैं। कैनेडीज डिसऑर्डर स्पाइनोबल्बार का दूसरा नाम है और जो स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया है उसकी दूसरा नाम है मैकेडो-डॉल्फ डिसऑर्डर। जो डेंटेटोरुब्रल पैलिडोलोजियन एट्रोफी है इसका हॉ रिवर डिसऑर्डर दूसरा नेम है, लेकिन जो इसका नेम याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि डेंटेट न्यूक्लियस होता है ब्रेन में, रूब्रल न्यूक्लियस होता है ब्रेन में, ग्लोबस पेलाइडस होता है। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं ब्रेन में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो डेंटेटोरुब्रल पैलिडोलोजियन एट्रोफी। वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आगे जाके फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। जो फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन जो जीन है ना, ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को इनकोड करता है और ये अबंडेंटली प्रेजेंट होती है ब्रेन में और टेस्टिस में। इसका फंक्शन क्या है कि ये कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नॉर्मल जो है ना साइनेप्टिक एक्टिविटी, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होती है ना ब्रेन में, उसको मेंटेन कर रही होती है और हेल्प कर रही होती है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट विद इन द ब्रेन। इसके ये मेजर फंक्शन है। तो ऑब्वियसली ये FMR जीन का जब डिफेक्ट आएगा ना तो उस बंदे में ये प्रॉब्लम्स आएंगे। मैकेनिज़्म जो इन डिसऑर्डर्स के अंडरलाइंग मैकेनिज़म्स हैं उनमें सबसे पहले आएगा ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग जिसमें हम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इसका कह सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल है। लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है अफेक्टेड जीन का। साइलेंसिंग का मतलब ही है कि वो पर्टिकुलर जीन जो है ना वो ना ही उसकी प्रोटीन बनेगी और ना ही वो शो करेगा अपना फंक्शन। फिर है कि टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन जो है ना उसमें मैसेंजर RNA, मतलब पहले मैसेंजर RNA बनता है, फिर प्रोटीन बनती है, फिर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। तो मैसेंजर RNA ही नहीं बनेगा तो इसको हम कह सकते हैं गेन ऑफ फंक्शन है। गेन ऑफ फंक्शन एसोसिएटेड विद द मैसेंजर RNA। इसमें फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिया सिंड्रोम है। फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिया सिंड्रोम जो है वो वेरिएंट ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। और टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन बाय अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसमें हंटिंगटन डिसऑर्डर, स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया है। ये 3 इसके मैकेनिज़म्स हैं। अगर तो एक्सपेंशन हो रही हो कोडिंग रीजन में, कोडिंग रीजन में कोई एक्सपेंशन हो रही होती है तो उसमें आपके पास क्या होगा, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बनेंगी, फंक्शन बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। इसमें यहाँ पे है पॉलीग्लूटामिन डिसऑर्डर्स आएंगे। टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन आएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस होंगी, एबनॉर्मल जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं और ये एग्रीगेट करेंगी। जब एग्रीगेट करेंगी माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी सेल के अंदर कोई चीज़ एग्रीगेट करती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन होगा, अनफोल्डेड प्रोटीन जो है अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स आएगा जिसको UFPR भी कहते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, और एपोप्टोसिस। फिर लार्ज इंटरसेलुलर इंफ्लुएंस, प्रोटीन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा, और मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क जो है प्रोटीन डिपॉजिट्स का वो यही है, लार्ज इंटरसेलुलर इंफ्लुएंस। तो ये है कि अगर कोडिंग रीजन्स में एक्सपेंशन हो रही है और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बननी है तब ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर नॉन कोडिंग रीजन में है तो सप्रेस हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस, अफेक्टेड प्रोटीन की सिंथेसिस सप्रेस हो जाएगी। रीज़न क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन्स में आके कुछ पर्टिकुलर प्रोमोटर्स लग रहे होते हैं जिन्होंने स्टार्ट करानी होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशनल, इस तरह के। तो इस वजह से जो है ना नॉन कोडिंग रीजन में एक्सपेंशन आने की वजह से डिस्टर्ब होगी, आपके प्रोमोटर सीक्वेंस आके ठीक से बाइंड नहीं करेगा तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सप्रेशन हो जाएगी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है एक प्रोटोटाइप डिसऑर्डर, एक मिनट, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक प्रोटोटाइप डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, लॉन्ग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो सबसे पहला जो सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम जिसमें मेंटल रिटार्डेशन बहुत कॉमन है। उसके बाद जो डिसऑर्डर जो कोज करता है मेंटल रिटार्डेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन उनमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। फिर है कि इसको फ्रेजाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि साइटोजेनिक एब्नॉर्मेलिटी जो है ना, जो आपके पास एब्नॉर्मेलिटी है वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन के तौर पे अपीयर करेगी लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। लॉन्ग आर्म में भी देख लेते हैं, इसका जब हम बता रहे होते हैं ना फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का, उसको कहते हैं XQ का मतलब होता है लॉन्ग आर्म। अगर यहाँ P लिखा होता तो वो शॉर्ट आर्म का कोई प्रॉब्लम होता। 27 का मतलब है कि क्रोमोसोम के किस रीजन पे है,
और 3 का मतलब है किस बैंड पे है। तो इसमें ये है कि जो कंस्ट्रिक्शन के तौर पे शो हो रहा है लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम में जो एबनॉर्मेलिटी है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी जो शो हो रही होती है ना क्रोमोसोम स्टेनिंग में, जो फोलेट डेफिशिएंट मीडियम में जब आप ग्रो करते हैं, सेल ग्रोथ करते हैं फोलेट डेफिशिएंट मीडियम में, क्रोमोसोम स्टेनिंग टेक्निक में जब डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है एज अ कंस्ट्रिक्शन, वो ऐसे है जैसे कि ब्रेक हो क्रोमोसोम में, एक ब्रेक के तौर पे अपीयर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल या डेलिकेट जिसको हम बोल सकते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जो रिपीट्स थे वो थे CGC रिपीट्स। CGC रिपीट्स नॉर्मल पॉपुलेशन में CGG रिपीट्स, इसमें जो नॉर्मल पॉपुलेशन में होते हैं वो 6 to 55 इन नंबर होते हैं। जो प्री म्यूटेशियस है मतलब क्लिनिकली ये साइलेंट है लेकिन ये कैरियर हैं, उनमें 55 मतलब नंबर अब जो है ना इन रिपीट्स का, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का बढ़ गया है 55 से 200। लेकिन अगर ये एक्सेसिवली बढ़ गया हो 200 to 4000 CGG रिपीट्स, तो इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल इफेक्टेड होगा। एक मिनट है, इसका एक जो डिस्टिंक्टिव फीचर है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में उसमें है मैक्रो ऑर्किडिज्म, जिसमें टेस्टिकल्स लार्ज हो जाते हैं। ये 90% जो है पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में ये सिम्टम शो होता है। और कैरियर्स जो है ना मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जबकि जो कैरियर मेल्स हैं ना उन कैरियर मेल्स बेसिकली, ये मैंने स्टार्ट में भी बात की कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कैरियर मेल्स नहीं होते थे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में। अब जो डिफरेंट पेडिग्रीज़ हैं इसकी, डिफरेंट काइंड ऑफ पेडिग्रीज़, उसमें ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कैरियर मेल्स, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी कि वो नॉर्मली ट्रांसमिटिंग मेल भी हम उनको कहते हैं, नॉर्मल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद डिजीज़ नहीं है, नॉर्मली ट्रांसमिटिंग मेल्स या फिर कैरियर मेल्स। 20% जो कैरियर मेल्स हैं ना वो क्लिनिकली नॉर्मल होते हैं। फिर अफेक्टेड कैरियर फीमेल्स की बात करें, उनमें 30 to 50% जो फीमेल्स कैरियर थी इस एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए, वो मेंटल रिटार्डेशन शो कर रही थी, जो इसकी मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। उसमें जो रिस्क ऑफ फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स है वो डिपेंड करता है बेसिकली कि कोई इंडिविजुअल जो है ना वो उस पेडिग्री में किस पोजीशन पे है, मतलब किस जनरेशन में है। अगर एक ट्रांसमिटिंग मेल की बात करें जो कि खुद नॉर्मल है, उसके ब्रदर का अगर देखें उसमें 9% रिस्क है मेंटल रिटार्डेशन का, लेकिन उसके ग्रैंडसन की बात करें तो उसमें 40% रिस्क है। तो इसका मतलब है कि रिस्क ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट्स डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर पेडिग्री में। एंटिसिपेशन बेसिकली है कि स्वेरिटी क्या है इस सिंड्रोम की। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ना वो वर्सन होता है हर सक्सेसिव जनरेशन के साथ। इसकी जो है ना रीज़न, और यहाँ पे इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आ गई है जो हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि नॉन कोडिंग रीजन में जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें हम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की डिटेल पढ़े हैं, उसमें एक्सपेंशन अकर्स ड्यूरिंग oogenesis क्यों हो रही है। जो कैरियर मेल्स की बात करें उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो चेंज आएगा ना नंबर ऑफ़ रिपीट्स में वो बड़ा स्मॉल है। मतलब ये कि हमने यहाँ पे जो 3 कैटेगरीज पढ़ी थी ना कि नॉर्मल पॉपुलेशन से एक प्री म्यूटेशन आती है और क्लिनिकली वो जो है साइलेंट होते हैं, कैरियर्स होते हैं, वो कैरियर रहते हैं और अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो एबनॉर्मल हुआ। मतलब अगर इस नंबर से इस नंबर में शिफ्ट आ जाए ना, फुल टर्म एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो वो बहुत बड़ा नंबर ऑफ म्यूटेशन का चेंज होगा, मतलब नंबर ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का चेंज बहुत स्मॉल होता है। मतलब अगर वो प्री क्लिनिकल है, कैरियर है, तो वो उसी मतलब रेंज में रहेगा, वो मूव नहीं कर जाएगा एबनॉर्मल पर्सन में। लेकिन कैरियर फीमेल्स में क्या होता है, oogenesis में क्या होगा, बहुत हाई नंबर ऑफ़ रिपीट्स का चेंज आएगा कि वो प्री म्यूटेशन वाली जो कैरियर वाली स्टेज थी उससे फुल म्यूटेशन में आ गया। मतलब वो बंदा डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल है। तो इसमें कि जो इस तरह की जो म्यूटेशंस हैं वो oogenesis के दरमियान, oogenesis में ज़्यादा ही एक्सपेंशन होती है। कैरियर को हम बोलते हैं प्री म्यूटेशन और ये फिनोटिपिकली खुद नॉर्मल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेंटल रिटार्डेशन, अगर हम किसी कैरियर फीमेल की बात करें उसकी ऑफस्प्रिंग में जो मेंटल रिटार्डेशन है, मेल चाइल्ड में मोस्टली मेल चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड होंगे, लेकिन अगर फीमेल ऑफस्प्रिंग की बात करें, जो फीमेल होंगी चाइल्ड, वो 50% उनका चांस है कि वो मेंटल रिटार्डेड हो। क्लिनिकल फीचर्स में जो अफेक्टेड मेल्स हैं, हमने कहा ना मेल्स मोस्टली मेंटली रिटार्डेड हैं, तो वो मेंटली रिटार्डेड होंगे। अलॉन्ग विद उनका IQ क्या होगा, वो 20 to 60 होगा।
लॉन्ग फेस होगा, लार्ज मैंडिबल होगा, लार्ज इवर्टेड ईयर्स होंगे, लार्ज टेस्टिकल्स होंगे, जिसको मैक्रो ऑर्किडिज्म पहले भी पढ़ा कि वो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट होंगे, हाई आर्क पैलेट होगा और मेटल वेल्व प्रोलैप्स होगा। मेटल वेल्व प्रोलैप्स थोड़ी सी अलग चीज़ है, बाकी सभी हाई पर ही चल रही है। हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट, हाई आर्क पैलेट, लॉन्ग फेस, लार्ज इवर्टेड ईयर्स। जो वेरिएंट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का, उसमें क्या होता है, उसका मैकेनिज़्म जो है वो टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन से है। मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें प्री म्यूटेशन जो है वो किस में, कैरियर फीमेल में अगर बात करें तो 20% में प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाएगा बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और अगर प्री म्यूटेशन की बात करें कैरियर मेल्स में तो 50% से ज़्यादा जो हैं उनमें प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव सिंड्रोम आएगा। लेकिन यहाँ पे एज द नेम शोज़ के ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया नेम में ही पता चल रहा है। तो इसके जो न्यूरो डिजेनरेटिव सिंड्रोम के है ना, इंटेंशन ट्रेमर्स आएंगे, सेरिबेलर एटेक्सिया आएगा, प्रोग्रेशन टू पार्किंसनिज्म आएगा। पार्किंसनिज्म लाइक डिसऑर्डर है, इसमें प्रोग्रेशन टू पार्किंसनिज्म होती है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं वेरिएंट ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। उसमें पार्किंसनिज्म नहीं था। जो फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिया का जो डिफरेंस है ना नॉर्मल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से, वो ये है कि इसकी एक तो फिनोटिपिक अपीयरेंस भी डिफरेंस है, ये प्रोग्रेस टू करता है पार्किंसनिज्म, जबकि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में ऐसे कोई फीचर नहीं थे। उसमें ये जो फीचर्स ऊपर लिखे हैं ना, ये मैं पहले डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये है, इसका एक तो फिनोटिपिक डिफरेंस है, दूसरा इसके मैकेनिज़्म का भी डिफरेंस है। यहाँ पे जब मैकेनिज़्म मैंने बताया था जिससे कि अनस्टेबल रिपीट डिसऑर्डर कोर्स करते हैं, उसमें जो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अफेक्टेड जीन से था वो था, फिर गेन ऑफ फंक्शन से था मेडिएटेड बाय मैसेंजर आरएनए, वो फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिक सिंड्रोम था। मतलब इनका मैकेनिज़्म भी दोनों का डिफरेंस है और इनकी फिनोटिपिक अपीयरेंस भी डिफरेंस है। इसमें नेम में ही पता चल रहा है फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिक सिंड्रोम, मतलब ट्रेमर्स भी आएंगे। मेल्स में क्या आता है, 50% मेल्स जो एग्जिबिट करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव सिंड्रोम, उनमें ट्रेमर आएंगे, इंटेंशन ट्रेमर और सेरिबेलर एटेक्सिया आएगा। ठीक है, ये दो तो पता चल रहे हैं, और प्रोग्रेशन टू पार्किंसनिज्म हो गई। ये तीन फीचर्स कलेक्टिव अगर हम कहें तो न्यूरो डिजेनरेटिव सिंड्रोम होगा जो मेल्स में होता है। और फीमेल्स में क्या होगा, 20% फीमेल्स में प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर आ जाएगा बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स। ये इन फीचर्स को हम कहेंगे कि ये जो है वेरिएंट ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। पेशेंट है ना माइटोकॉन्ड्रियल जीन में, उसमें पहले हमें नॉर्मल जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूनिक फीचर क्या है कि ये मैटरनल इनहेरिटेंस होती है इसमें, यानी एक ऑर्गेनिज्म में उसके तमाम सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है वो उसका सोर्स या ओरिजिन जो है ना वो मैटरनल है, मैटरनल इन ओरिजिन है। रीज़न दो हैं, एक तो कि ओवा में जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल होते हैं, जबकि स्पर्मेटोजोआ में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया होते ही फ्यू हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो चीज़ फर्टिलाइजेशन में सिर्फ जो है ना न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म्स का नहीं जाता ओवम में। फिर है कि इसलिए हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट जो है ना ज़ायगोट का वो डिराइव्ड है इंटायरली फ्रॉम द ओवम। अब है कि मदर ट्रांसमिट करती हैं अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू ऑल देयर ऑफस्प्रिंग, वो मेल हों या फीमेल हों सब में। लेकिन अफेक्टेड फादर जो है ना ही वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी पर्सन का अफेक्टेड भी है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ना तो वो जाता है, पैटर्नल तो जाता ही नहीं है, तो डिसऑर्डर भी नहीं आएगा प्रोडनी में। फिर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर बात करें ना, उसमें टोटल 37 जीन्स होते हैं, जिसमें 22 ट्रांसफ़र आरएनए के लिए हैं, 2 राइबोसोमल आरएनए के लिए हैं, और जो 13 जीन्स हैं वो इनकोड करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। और इसी पॉइंट से हम कह सकते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मतलब कोई डिफेक्टिव है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो ऑब्वियसली ये 13 जीन्स भी इनकोड नहीं होंगे। ये जब इनकोड नहीं ना होंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम्स नहीं बनेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, तो जो ऑर्गन्स जो विजरास डिपेंड करते हैं ना एनर्जी के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, CNS है, स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल्स हैं, लिवर हैं, किडनी है, उनके जो है ना वो फिर डिफेक्ट्स आएंगे, उनमें उनका डिसफंक्शनल हो जाएंगे ऑर्गन्स है ना। एक तो हमने इसमें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, डिसऑर्डर्स बाद में डिस्कस करते हैं जो म्यूटेशंस की वजह से हुए।
दो टर्म्स हैं जिसको समझना जरूरी है, हेट्रोप्लाज्मी एक थ्रेशोल्ड इफेक्ट है। हेट्रोप्लाज्मी का क्या मतलब है? हेट्रो का मतलब ये होता है कि डिफरेंट चीज़ों का मौजूद होना। इसमें यह है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती हैं। अगर हम कह रहे हैं ना कि किसी म्यूटेशन की वजह से इफेक्ट आई है, मतलब म्यूटेशनल इफेक्ट आया जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे इफेक्ट आया, वो सारी की सारी कॉपीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा। वो कुछ कॉपीज़ इफेक्टेड होंगी, कुछ ठीक भी रहेंगी। मतलब ये कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, हार्बर का मतलब होता है कंटेन बोथ नॉर्मल यानी वाइल्ड टाइप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होगा उनमें, और म्यूटेंट भी होगा, म्यूटेंट जो म्यूटेशन की वजह से म्यूटेंट हो गया। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोप्लाज्मी, यानी एक ही सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अफेक्टेड होगा और कुछ जो है ना नॉर्मल भी रहा, म्यूटेंट है, कुछ वाइल्ड टाइप है। थ्रेशोल्ड इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि कोई ऑक्सीडेटिव डिसफंक्शन है या कोई डिसऑर्डर होना है, उस डिसऑर्डर के लिए म्यूटेशन ज़रूरी है, म्यूटेंट डीएनए का प्रेजेंट होना ज़रूरी है मिनिमम अमाउंट में। मतलब थोड़ा सा तो हो, ये ना हो कि सारा का सारा वाइल्ड टाइप है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेटिव डिसफंक्शन है या डिसऑर्डर है। मिनिमम अमाउंट ऑफ म्यूटेंट प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो थ्रेशोल्ड इफेक्ट है। दैट मीन्स कि उसमें डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें जो प्रोटोटाइप डिसऑर्डर है ना, जो डिटेल थोड़ा सा डिस्कस किया है जिसकी, वो है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, LHON सिंड्रोम। ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जब प्रोग्रेस करता है ना, बायलेटरल लॉस ऑफ द सेंट्रल विजन हो जाता है, और बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35 ईयर्स वो बंदा ब्लाइंड हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। कोज़ क्या है? ये कोज़ उसका है एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन की वजह से लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी हुई। जो मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है ना, वो मीलास सिंड्रोम है। मीलास का याद रखना, इसमें हर एक जो है ना एब्रीविएशन है इसकी। M स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, E फॉर एनसेफेलोपैथी, LA स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिडोसिस एंड S स्टैंड फॉर स्टॉक लाइक सिंड्रोम। माइटोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, स्टॉक लाइक सिंड्रोम। दूसरी एग्जांपल जो है ना वो नाप है। नाप के अलावा एक जो है ना, हम कहते हैं ना CEO, किसी कंपनी का CEO होना, CEO की बजाय CPEO याद रखना है। जो नाप है वो है न्यूरोलॉजिक। नाप स्टैंड्स फॉर न्यूरोलॉजिक वीकनेस, A स्टैंड्स फॉर एटेक्सिया, R स्टैंड फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। न्यूरोलॉजिक वीकनेस, एटेक्सिया, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोजा। और जो CPEO है उसमें है क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। EO से तो पता चल रहा है एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। CP का मतलब है क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। उसके बाद है ले सिंड्रोम है और कैन-साइरे सिंड्रोम है। इनके नेम याद करने हैं बस, एक तो ले सिंड्रोम है और एक जो है ना कैन-साइरे सिंड्रोम। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। मतलब ये कि आप किसी भी पर्टिकुलर जीन को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो इनकोड कर रहा है, प्रोटीन बना के अपनी इन्फॉर्मेशन जो इनकोड करेगा वो शो नहीं होने दे रहे। नॉर्मली हमारे पास दो कॉपीज़ होती हैं हर जीन की, जिनको हम एलील कहते हैं। एक पैटर्नल होती है, एक मैटर्नल होती है। पैटर्नल फादर और मैटर्नल मदर से आती हैं। और मैटर्नल इम्प्रिंटिंग का मतलब ये असल में होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी म्यूटेशन है, किसी भी म्यूटेशन के रिजल्ट में हुआ क्या कि पैटर्नल साइड का, लेट्स से इमेजिन कर लेते हैं पैटर्नल साइड का किसी भी क्रोमोसोम का जो पर्टिकुलर एलील है ना, उसकी डिलीशन हो गई। उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना, लेट्स से वो 15 क्रोमोसोम नंबर था, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मैटर्नल साइड पे होगा ना एलील, उसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग, जिसको हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इन डिसऑर्डर्स में ये हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर एलील पे शो नहीं होता नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, उस इंडिविजुअल में। तो इसकी वजह से जो है ये सिंड्रोम आते हैं दो, प्रेडर-विलर और एंगलमैन सिंड्रोम। मैटर्नल इम्प्रिंटिंग का जब पैटर्नल डिलीशन होगी किसी भी पर्टिकुलर एलील के लिए, तो उसके लिए मैटर्नल इम्प्रिंटिंग होगी, यानी मैटर्नल साइलेंसिंग होगी, ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग ऑफ मैटर्नल एलील। इसका मतलब मैंने ये कहा ना कि जिसकी डिलीशन होगी, लाइक पैटर्नल की डिलीशन है तो मैटर्नल की साइलेंसिंग, मैटर्नल की डिलीशन है तो पैटर्नल की साइलेंसिंग। तो इसमें इसकी डेफिनेशन एपिजेनेटिक प्रोसेस है ये, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाती है आइदर मैटर्नल या पैटर्नल एलील की, या फिर इसको आप ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग भी कह सकते हैं। ये कब होती है? ये होती है स्पर्म में या ओवम में बिफोर फर्टिलाइजेशन, और फिर ये स्टेबली ट्रांसमिट होती है टू ऑल द सोमेटिक सेल्स, सब के सब सोमेटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है इम्प्रिंटिंग या साइलेंसिंग। मैकेनिज़्म में तीन मैकेनिज़म्स के थ्रू हो सकती है। DNA मिथाइलेशन हुई है, आइदर हिस्टोन डीएसिटाइलेशन हुई है, हिस्टोन मिथाइलेशन हुई है। इसकी वजह से क्या होगा? जेनेटिक एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर एलील का कम होगा, डिक्रीज होगा। इसकी वजह से जो है ना
ये इम्प्रिंटिंग की वजह से जेनेटिक एक्सप्रेशन कम हुआ और 2 पर्टिकुलर सिंड्रोम इसकी एग्जांपल में है, प्रेडर-विले है और एंगलमैन सिंड्रोम है। प्रेडर-विले के लिए याद रखना है P फॉर प्रेडर-विले सिंड्रोम, P फॉर पैटर्नल डिलीशन। मैंने कहा ना कि जब पैटर्नल डिलीशन हुई है इसका मतलब है मैटर्नल साइलेंसिंग हुई है, तो इसमें यही याद रखना है प्रेडर-विले में। यहाँ पे अगर हम देखें, ये है मैटर्नल क्रोमोसोम को प्रेजेंट कर रहा है, ये पैटर्नल को। जब यहाँ पे तो जो है ना एक्टिव इनएक्टिव का लिखा हुआ है कि एक्टिव प्रेडर-विले जीन की बात करें ना पैटर्नल का, अब यहाँ से जो है ना डिलीशन हो जानी है। नेक्स्ट की अगर प्रेडर-विले की बात करें, ये हुई डिलीशन इन द पैटर्नल क्रोमोसोम, यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ से तो सिरे से ये गायब ही हो गया पैटर्नल। तो डिलीशन होने के बाद क्या होगा, जो प्रेडर-विले जीन है मैटर्नल साइड का पर्टिकुलरली वो इम्प्रिंट हो गया। इम्प्रिंट का मतलब है साइलेंस हो गया, ठीक है, साइलेंस हो गया। और जो पोजीशन की अगर बात करें ना, इसकी प्रेडर-विले की पोजीशन होती है 15q12 और जो एंगलमैन की है उसकी पोजीशन होती है, रुको एक मिनट, डिस्कार्ड करोगी तुम आज। प्रेडर-विले की जो पोजीशन है ना प्रेडर-विले के जीन की, वो है 15q11 और जो एंगलमैन जीन की पोजीशन है वो है 15q12। Q का मतलब है लॉन्ग आर्म और हमें यहाँ पे इससे पता भी चल रहा है ये शॉर्ट आर्म है, ये क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म है। लॉन्ग आर्म पे पोजीशन Q11 पे है प्रेडर-विले जीन और Q12 पे है एंगलमैन का जीन। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन है, शॉर्ट स्टेचर है, हाइपोटोनिया है, सब कुछ जो है ना वो इसमें हाइपो ही चल रहा है। जैसे हाइपोगोनेडिज्म है, स्मॉल हैंड है, ओबेसिटी है, सिर्फ हाइपरफेजिया है, मतलब उस बंदे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। एपिटाइट इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म एंगलमैन सिंड्रोम है ना, एंगलमैन सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें जो 15q12 पोजीशन पे है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 की लॉन्ग आर्म पे 12 पोजीशन पे जो एलील है वो क्या होगा, वो मैटर्नल साइड पे उसकी डिलीशन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीशन इन द मैटर्नल क्रोमोसोम, यानी इसकी डिलीशन मैटर्नल साइड पे होती है और फिर साइलेंसिंग ऑब्वियसली किस पे होगी, पैटर्नल साइड पे होगी। यहाँ पे ये मैटर्नल है, ये पैटर्नल है, यहाँ पे साइट ऑफ डिलीशन मतलब ये पूरा का पूरा उड़ गया। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे जो है प्रेडर-विले का जीन प्रेजेंट होना चाहिए था, बस जो है ना जो गया वो था एंगलमैन का जिसको हम UBE3A कहते हैं। ये जो पोजीशन है ना 15q12 पे, वहाँ पे UBE3A को हम कहते हैं यूबिक्विटिन लाइगेज जीन। इसका जो एंगलमैन जीन है इसको हम कहते हैं यूबिक्विटिन लाइगेज जीन। इसकी सिंड्रोम का जो जीन है यूबिक्विटिन लाइगेज जीन जिसको UBE3A कहते हैं, ये पैटर्नल में क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्टिव हो जाना। इनएक्टिव हो जाना, ये साइलेंट हो जाना एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे मैटर्नल डिलीशन हुई ना तो यहाँ पे देखेंगे ये गायब है, ये तो है ही नहीं है, इसका मतलब है मैटर्नल डिलीशन में गया। क्लिनिकल फीचर्स हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन है, वो उसमें भी थी, एटेक्सिक गेट है, सीजर्स हैं, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर है। और इसमें जो है ना इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर की वजह से हम कहते हैं कि एंगलमैन सिंड्रोम जिसको इंडिविजुअल को होता है उसको हम कहते हैं हैप्पी पपेट्स होते हैं, क्योंकि ये इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर और सीजर्स होते हैं इनमें। ये पॉइंट मैंने पहले भी बता लिया हुआ है कि इसमें मैटर्नल डिलीशन होगी। मैटर्नल डिलीशन को आप ये भी कह सकते हैं कि ये पेरेंटल है, पैटर्नल की बजाय पेरेंटल। जब मदर की बात करनी है तो पेरेंटल कहेंगे उसको। अब ना यहाँ पे ये मैंने पेरेंटल वाला पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि दूसरा मैकेनिज़्म जो एंगलमैन सिंड्रोम का है या दूसरा मैकेनिज़्म जो प्रेडर-विले सिंड्रोम का है वो है यूनिपैटर्नल डायसोमी या फिर यूनिपेरेंटल डायसोमी। जो प्रेडर-विले की पहले बात कर लेते हैं, यूनिपैटर्नल डायसोमी। इसमें क्या हुआ कि एब्सेंस थी पैटर्नल क्रोमोसोम 15, वो कंप्लीट एब्सेंस थी उसकी। तो इसका मतलब है कि दो जो मैटर्नल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम 15 है उनको इम्प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब ये कि जिसकी हम बात करें ना कि एक तरफ से डिलीशन नहीं हुई, इसमें क्या हुआ, पैटर्नल क्रोमोसोम 15 वो था ही एब्सेंट और दोनों की दोनों कॉपीज़ मैटर्नल की थी, मैटर्नल इन ओरिजिन थी। वो दोनों की दोनों कॉपीज़ जो है ना इम्प्रिंट और साइलेंस हुई और इसकी वजह से जो है ना फंक्शनल जो है वो सेट कोई भी नहीं प्रेजेंट रहा, नो फंक्शनल सेट प्रेजेंट 15q12 का। और ये हो गया आपके पास प्रेडर-विले सिंड्रोम। प्रेडर-विले सिंड्रोम में जो है ना कुछ जीन्स डिपेंडेंट होते हैं अपने फंक्शन के लिए किसी दूसरे जीन पे। तो जो स्नोब जीन फैमिली है ना वो डिपेंड कर रही होती है इस जीन पे 15q12 पे, प्रेडर-विले जीन पे। तो इसकी वजह से जो है ना लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा इसका।
और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेंज ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं ये पहले भी सिर्फ इतना भी याद रख लें तो इनफ है कि 15Q11 की डिलीशन है, और वरना ये इसका जो है ना वो रेंज की अगर बात करें तो वो 2Q13 तक भी है, यानी क्रोमोसोम नंबर 2 उसके लॉन्ग आर्म के 13 पोजीशन पे इसकी रेंज है पूरी कि डिलीशन इस रेंज में आ सकती है। फिर है कि एंगलमैन का मैंने कहा ना, जिस चीज़ की हम कह रहे हैं ना मतलब जिस चीज़ की हम डिलीशन करा रहे हैं उसमें हमने कहा था कि मतलब पैटर्नल डिलीशन थी, इसमें हमने कहा है कि मतलब मैटरनल डिलीशन है ना, जिस चीज़ की डिलीशन की बात करती थी उसी चीज़ का डायसोमी है, यूनी पेरेंटल डायसोमी। मतलब मैटरनल डिलीशन है तो इसमें यूनी पेरेंटल डायसोमी आएगी, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटरनल एलील है, दोनों की दोनों कॉपीज पैटर्नल इन ओरिजिन है और वो इम्प्रिंट हुई साइलेंस हुई एंगलमैन सिंड्रोम होगा। उसकी हैं वो 3 हैं, या तो डिलीशन जो कि मैंने डिस्कस की मैटरनल पैटर्नल कोई भी हो सकती है, या यूनी पेरेंटल डायसोमी, ये भी दोनों में डिस्कस कर ली कि दोनों क्रोमोसोम जो है ना, दोनों क्रोमोसोम का पेयर वो एक सिंगल पेरेंट से डिराइव है और उसको इम्प्रिंट करना पड़ता है, उसका ऑपोजिट जो है ना वो पूरा का पूरा एब्सेंट है कॉरस्पॉन्डिंग जो है। और डिलीशन 70% केसेस में डिलीशन रिस्पॉन्सिबल होती है, यूनी पेरेंटल डायसोमी 20 to 25% केसेस में होती है, और डिफेक्टिव इम्प्रिंटिंग हो वो 1 to 4% केसेस में होती है। मॉलिक्यूलर बेसिस इन सिंड्रोम की है। डायग्नोसिस आप क्या करते हैं, एक तो फिश है जो कि फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन है, एक ये टेक्निक है, दूसरी है मिथाइलेशन स्टेटस ऑफ मार्कर जीन। इन 2 चीज़ों से आप डायग्नोस करते हैं इन सिंड्रोम को। नेक्स्ट इज़ गुनेडल मोसेकिज्म। गुनेडल मोसेकिज्म का स्टार्ट में भी एक बताया, और ये गुनेडल मोसेकिज्म बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है, ये जो है ना वायलेशंस ऑफ द लॉ ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। मतलब जो चीज़ें वायोलेट करी हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को, उसमें ये होता था कि अगर जो है ना जेनेटिक, ख़ास तौर पे कोई जेनेटिक अगर डिज़ीज़ है चाइल्ड के अंदर, तो उसमें उसके पेरेंट्स का इफ़ेक्टेड होना ज़रूरी है, इफ़ेक्टेड या एटलीस्ट कैरियर होना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि पेरेंट्स दोनों के दोनों नॉर्मल हैं, कैरियर भी नहीं है, लेकिन चाइल्ड में और वो भी मोर देन 1 चाइल्ड में आ रही है आपके पास डिज़ीज़ डिसऑर्डर है, मोर देन 1 चाइल्ड में, मोर देन 1 चाइल्ड इफेक्टेड है। क्यों इसको एक्सप्लेन करते हैं आप गुनेडल मोसेकिज्म की बेसिस पे। इसमें क्या हुआ कि ऐसी म्यूटेशन जो कि पोस्ट ज़ाइगोटिक थी, पोस्ट ज़ाइगोटिक यानी ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हुई, पोस्ट ज़ाइगोटिक म्यूटेशन हुई, उस पोस्ट ज़ाइगोटिक म्यूटेशन की वजह से अब होगा क्या, ये लेट से ज़ाइगोट है, इसकी कोई म्यूटेशन आई, उसकी वजह से जब ये सारे इसने आगे माइटोसिस करनी होती है ना, और सारे ऑर्गन्स और विज़ात बनने होते हैं, जिन्होंने गुनेड्स बनाने थे ना, जो सेल पर्टिकुलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गुनेड्स थे, उनमें डिफेक्ट आया। यानी वो ऑर्गेनिज़म हिमसेल्फ वो बिल्कुल इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक होता है, फिट होता है, लेकिन जब उसकी जो प्रोजनी है या उसके जो आगे चाइल्ड हैं वो इफ़ेक्टेड होंगे, क्योंकि गैमीट कैरी कर रहे हैं म्यूटेशन। सोमेटिक सेल्स सारे के सारे नॉर्मल हैं। बाकी की जो डिजीज़ थी पीछे फ्रेजाइल एक्स भी, वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स में जाती थी। इसमें जो मतलब जेनेटिक चेंजेस हैं वो सिर्फ गैमीट्स में जा रहे हैं, सोमेटिक सेल्स सारे के सारे नॉर्मल हैं, इसीलिए पेरेंट नॉर्मल होता है। लेकिन जब वो ऑब्वियसली उसकी नेक्स्ट जो प्रोजनी आएगी वो गैमीट्स में फर्दर मियोसिस माइटोसिस के प्रोसीजर्स होंगे, चाइल्ड इफेक्टेड होगा।